हेलो फ्रेंड, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्ज़ाम में। फ्रेंड, आज मेडावल हिस्ट्री की एमसीक्यू सीरीज़ में हम सॉल्व कर रहे हैं भारत पर विदेशी आक्रमण से संबंधित टॉप 35 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को। फ्रेंड, इन क्वेश्चंस के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे कि मध्यकालीन भारत में सर्वप्रथम कौन सी शक्ति थी जिसने भारत की धरती पर आक्रमण किया, और साथ ही ये देखेंगे कि वो कौन सी शक्ति थी जिसने न सिर्फ भारत की धरती पर आक्रमण किया बल्कि भारत में मुस्लिम सत्ता की भी स्थापना की। फ्रेंड, इन क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन के थ्रू भी हम अपने इस चैप्टर को रिवीजन करने की कोशिश करेंगे, और जो भी आपके डाउट रहेंगे मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि उन्हें क्लियर करती हुए चलूँ। लेकिन फ्रेंड, मैं ये भी कहना चाहूँगी कि अगर जिन लोगों ने ये क्लास नहीं की है तो वो क्लास कर लें, जिससे कि उनका अपना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। क्योंकि फ्रेंड, जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होते हैं तो हमारे पास एक टाइम लिमिटेशन होता है, एक टाइम के अंदर हमें चीज़ों को बताना होता है, इसलिए हम बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं बता पाते हैं। लेकिन जब आप क्लास करोगे तो आपको वहाँ पे सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एक एक करके हम एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और आज का हमारा पहला प्रश्न है, पैगम्बर हज़रत मोहम्मद का जन्म हुआ। ठीक है, पैगम्बर हज़रत मोहम्मद इस्लाम धर्म के संस्थापक, इनका जन्म हुआ 570 में, 622 ईस्वी में, 642 ईस्वी में, 670 ईस्वी में। ये प्रश्न आया था यूपीपीसीएस प्री 1996 में, ये प्रश्न आया था। तो बताइए पैगंबर हज़रत मोहम्मद का जन्म कब हुआ। तो पैगंबर हज़रत मोहम्मद का जन्म 570 ईस्वी में हुआ, यानी कि हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 632 में हुई थी। ठीक है, तो सोचिए जन्म कहाँ पे हुआ था। इनका जन्म सऊदी अरब में हुआ था। सऊदी अरब में कहाँ हुआ था? मक्का में हुआ था। ठीक है, सऊदी अरब के मक्का में हुआ था। और इनकी मृत्यु हुई थी मदीना में हुई थी। और मक्का और मदीना आपको पता ही है मुस्लिम धर्म का काफ़ी पवित्र स्थल माना जाता है। बहुत ही बड़ी संख्या में हर वर्ष जो है भारत से तीर्थयात्री जाया करते हैं, जिनको भारत सरकार काफ़ी ज़्यादा सहूलियत देती है। ठीक है, तो पैगंबर हज़रत मोहम्मद का जन्म जो हुआ था 570 में हुआ था, और इन्होंने इस्लाम धर्म की स्थापना की थी। इस्लाम धर्म जो कि एक ही ईश्वर की उपासना पर जोर देता है। और पैगंबर हज़रत मोहम्मद के बारे में कहा जाता था कि इनका जो है ये अपने जीवन का ज़्यादातर समय जो है वो शहर से दूर एक हीरा नामक गुफा में आध्यात्मिक चिंतन करके बिताया करते थे। और इसी क्रम में इनको 610 में इनको ईश्वरीय अनुभूति हुई। ठीक है, ईश्वरीय अनुभूति हुई, और इसी के बाद ये पैगंबर के दूत कहलाने लगे। और फिर ये आते हैं और फिर अपने लोगों के बीच पैगंबर के दूत के रूप में लोगों को उपदेश देते हैं, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। तो ठीक है, तो पैगंबर हज़रत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? 570 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा मक्का कहाँ पे है? सीरिया में है, ईरान में है, इराक में है, सऊदी अरब में है। ये एक क्वेश्चन आया था एमपीपीसीएस प्री 1995 में, ये क्वेश्चन आया था। जस्ट अभी हम लोगों ने बताया मक्का जो कि पैगंबर मोहम्मद हज़रत का जन्म स्थल है वो कहाँ पे है? सऊदी अरब में है। फ्रेंड, मक्का काफ़ी महत्वपूर्ण स्थल था। 7वीं शताब्दी में एक बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। और ना ही सिर्फ ये व्यापारिक केंद्र था बल्कि यहाँ पर एक प्राचीन पवित्र स्थल था जिसका नाम था काबा। ठीक है, काबा भी मक्का में ही स्थित था, जिस कारण से मक्का में व्यापारी तो बहुत ही बड़ी संख्या में रहा करते थे। इसी के साथ साथ विदेशी यानी कि बाहर से बहुत बड़ी संख्या में तीर्थयात्री आया करते थे। तो ये एक बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही प्रसिद्ध स्थल था। कौन सा? मक्का। पैगंबर हज़रत मोहम्मद का जन्म भी यहीं पे हो रहा है। ठीक है, फिर चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि हिंद यानी कि भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया था। हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? भारत की जनता के संदर्भ में यूनानियों ने किया था, रोमवासियों ने किया था, चीनियों ने किया था, अरबों ने किया था। ये देखिए आईएएस प्री 1995 में ये प्रश्न आया था। तो जल्दी से बताइए, हिंद आज जो हम बोलते हैं हिंदुस्तान, हिंदू, ये शब्द जो है वो किसके द्वारा बोला गया था? ये बोला गया था अरबों के द्वारा। ठीक है, अरब वासियों के द्वारा। अरब जो होते थे वो स को ह बोलते हैं। ठीक है, स को ह बोलते हैं। और सिंध नदी से इन्होंने सिंध नदी को हिंद नदी बोला। और हिंद नदी के इस पार यानी कि सिंध नदी बन रही है और इस सिंध नदी के इस पार रहने वालों को इन्होंने हिंदू बोला। ठीक है, सिंधु यानी कि सिंधुवासी, हिंदूवासी। और इसीलिए यही कारण है कि सिंधु को इन्होंने हिंदू बोला। सर्वप्रथम जो है हिंदू मतलब भारतीयों को हिंदू कह करके संबोधित करने वाले कौन थे? ये अरब थे। यूनानियों के द्वारा हिंदुस्तान को क्या कहा गया? इंडिया कहा गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारत का पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ? ठीक है, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ फ्रेंड?
647,013 711 या फिर इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न देख लीजिए, MPPCS प्री 1995 में ये प्रश्न आया था। तो देखा जाए इनमें से हमारा आंसर क्या हो गया, इनमें से कोई नहीं, यानी कि डी, क्योंकि भारत पर जो सर्वप्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण हुआ था वो 712 में हुआ था। इनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको चर्चा कर लेती हूँ। देखिए, इस्लाम का उदय होता है 7वीं शताब्दी में, इस्लाम धर्म का उदय होता है और फिर उसी के क्रम में जब पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु हो जाती है तो उनके अनुयायियों के द्वारा इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया जाता है। बहुत ही जल्दी इस्लाम धर्म है जो है बहुत ही कम समय में पूरे अरब क्षेत्र में फैल गया, पूरे मध्य एशिया वाले क्षेत्र में, और फिर अफ्रीका वाले क्षेत्र में भी फैल जाता है, यूरोप की तरफ फैल जाता है। इसी क्रम में उनके अनुयायियों के द्वारा भारत की तरफ रुख किया जाता है और भारत में शुरू होता है मुस्लिम आक्रमण। इन मुस्लिम आक्रमणकारियों का दो उद्देश्य होता था, एक तो धन की प्राप्ति करना और दूसरा क्या करना, अपने इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। फ्रेंड, ये तो हमने एक दीर्घकालिक कारण देख लिया। तात्कालिक कारण की अगर बात करें तो फ्रेंड, जब भारत में मुस्लिम आक्रमण हो रहा था तो उस समय खलीफा जो थे वालिद थे। आपको पता है वालिद खलीफा क्या है? खलीफा जो है इस्लाम में धार्मिक और राजनीतिक प्रमुख होता था। जब पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु हो जाने पे खलीफा जो थे उनके उत्तराधिकारी हो गए थे, उन्हीं पर उनको एक धार्मिक नेता कहा जाता था, धार्मिक राजनेता कहा जाता था। उन्हीं का दायित्व था कि इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। परंतु समय के साथ क्या देखा जाने लगा कि खलीफा पद जो है इतना मजबूत होने लगा कि ना सिर्फ वो धार्मिक प्रमुख रह गया बल्कि वो राजनीतिक प्रमुख होने लगा। यानी कि जो अन्य आसपास के क्षेत्रों में जो राजा बनते थे, शासक बनते थे मध्य एशिया के क्षेत्रों में, उन्हें खलीफा से मान्यता प्राप्त करनी पड़ती थी कि वो अब इस क्षेत्र के राजा हैं। यानी कि खलीफा पद बहुत मजबूत हो जाता है और इसी पद के लिए भी संघर्ष होने लगता है, जिसका आप परिणाम देखते हैं शिया सुन्नी के रूप में। ठीक है, तो उस समय जो खलीफा थे, जस्ट नया नया एक पद बना है, खलीफा पद बना है, और इस समय जो है वालिद नाम के खलीफा बैठे थे। और इराक, ये खलीफा बैठते कहाँ थे फ्रेंड? बगदाद में बैठते थे। बगदाद का खलीफा आप कई बार सुने होंगे। और उस समय ईरान का शासक था फ्रेंड जिसका नाम था अल हजाज। ठीक है, अल हजाज इराक का शासक, गवर्नर, फ्रेंड गवर्नर कहा जाता था। ठीक है, अल हजाज गवर्नर कहा जाता था ईरान, तो इराक का शासक था। फ्रेंड, वालिद खलीफा के लिए श्रीलंका के शासक के द्वारा एक उपहार भेजा जाता है। ये उपहार जहाज के माध्यम से जा रहा होता है, परंतु जैसे ये दाभोल, यानी कि दाभोल कहेंगे या जिसको हम देवरकोट भी कहते हैं, दाभोल जो कि सिंध प्रांत के आसपास का जो क्षेत्र है, जैसे कि ये भारत है, और यहाँ पे आने के बाद ये क्या है, जिस जहाज़ पे खलीफा के लिए उपहार जा रहा था, उस जहाज़ को समुद्री लुटेरों के द्वारा लूट लिया जाता है। अब समुद्री लुटेरों के द्वारा ये लूट लिया गया, तो अब फ्रेंड एक तरीके से इनडायरेक्टली क्या हो गया, जो खलीफा पद की गरिमा को क्या किया गया, ठेस लगी। यानी कि एक तरीके से उनकी अपमानित किया गया जाना वो महसूस किए लग रहे, क्योंकि देखा जाए नया नया पद का सृजन हुआ है, अभी जस्ट खलीफा पद का सृजन हुआ है, खलीफा के लिए एक शासक के द्वारा उपहार भेजा जा रहा है, उस उपहार को समुद्री लुटेरों के द्वारा लूट लिया जा रहा है, तो एक तरीके से उस पद की गरिमा को ठेस लगी। अब उस पद की गरिमा को ठेस लगी तो जो इराक का शासक है जिसका नाम है अल हजाज ने उस समय जो सिंध का शासक रहता है जिसका नाम था राजा दाहिर, ठीक है, हिंदू शासक रहता है राजा दाहिर, हिंदू दाहिर के पास एक पत्र भेजते हैं और कहते हैं कि दो शर्तें रखते हैं, दो शर्तें कि आप इन समुद्री लुटेरों को नियंत्रित करें और साथ ही साथ इस उपहार को जो लूटा गया है उसका हर्जाना दें, क्योंकि बहुत ही महंगा उपहार भेजा जा रहा था, उसका हर्जाना दें। राजा दाहिर के द्वारा मना कर दिया जाता है इस चीज़ को करने से। उन्होंने हर्जाना तो नहीं दिया और साथ ही साथ समुद्री लुटेरों को नियंत्रित न करने का कारण बताया कि जो समुद्र वाला क्षेत्र है वो उनके क्षेत्र में नहीं आता है, उनके क्षेत्र में जो भूमि वाला क्षेत्र है उन्हीं के अंतर्गत आता है। अब इसके कारण से जो अल हजाज से वो और अधिक क्रोधित हो गए। एक तो पहले ही जो खलीफा के पद को एक तरीके से अपमानित किया गया है, उल्टा जो कि जब राजा दाहिर के पास अल हजाज ने पत्र लिखा तो उनका प्रत्युत्तर जिस तरीके का मिला उनको, उससे वो और क्रोधित हो गए और इसी क्रम में उन्होंने अपने सैनिकों को भेजना शुरू किया, जिसमें 711 में इन्होंने सर्वप्रथम देखा जाए तो अबूदेला के नेतृत्व में इन्होंने सेना भेजी और अबूदेला को इन्होंने राजा दाहिर ने पराजित कर दिया। फिर पुनः अल हजाज ने देखा जाए तो वर्दुल के नेतृत्व में एक सेना भेजी और फिर वर्दुल को भी इन्होंने पराजित कर दिया राजा दाहिर ने। तो इस क्रम में देखा जाए दो बार पराजय हो रही है किसकी, अल हजाज की। अब देखा जाए 712 में अल हजाज ने पुनः मोहम्मद बिन कासिम जो कि अल हजाज का भतीजा के साथ ही साथ दामाद, उन्होंने अपनी सेना भेजी कहाँ पे, दाहिर पर आक्रमण करने के लिए। और मात्र 17 वर्ष की उम्र
मोहम्मद बिन कासिम की, उसने ना सिर्फ आक्रमण किया बल्कि राजा दाहिर को पराजित भी किया और फिर सिंध पर अपना अधिकार भी कर लिया। ठीक है, सिंध बहुत ही महत्वपूर्ण था। सिंध की एक अपनी व्यापारिक महत्ता थी, उसकी जिस तरीके की लोकेशन है आज भी अपने आप में काफ़ी ज़्यादा, वो क्षेत्र जो है आप देखेंगे दाबोल, ये सारे क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस कारण से भी हमने बताया कि धार्मिक उद्देश्य के साथ साथ इनका आर्थिक उद्देश्य भी होता था। तो फ्रेंड, हमने आपको बता दिया कि किस तरीके से एक दीर्घकालिक कारण क्या था और दूसरा जो था एक तात्कालिक कारण क्या बना, इनको आक्रमण करना। तो उम्मीद करती हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा देखिए उसी से संबंधित है कि मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा सिंध विजय कब की गई। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया, वहाँ के शासक दाहिर को पराजित किया। तो बताइए सिंध विजय कब की गई? 713 में, 716 में, 712 में, 719 में। ये पीस हिस्ट्री, यूपी पीस हिस्ट्री 1991 में ये प्रश्न आया था। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 712 में, यानी कि आंसर सी जो है हमारा करेक्ट है। 712 में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा सिंध पर आक्रमण किया गया और वहाँ के शासक राजा दाहिर को इन्होंने पराजित किया। ठीक है, पराजित करने के साथ ही हम देखते हैं कि जब इन्होंने फ्रेंड जब आक्रमण किया था तो राजा दाहिर की मृत्यु हो जाती है। और फ्रेंड एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इन सब चीज़ों के बारे में जो अभी हम लोगों ने स्टोरी बताई, जो आपको चीज़ें सामने रखी, इन सब के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है वो चचनामा से मिलती है। ठीक है, चचनामा से हमें जानकारी मिलती है। और इनके बारे में बात करें तो इन्होंने दाहिर के जो राजा दाहिर पर इन्होंने आक्रमण किया, राजा दाहिर को पराजित किया। राजा दाहिर की उस युद्ध में जिसे हम कहते हैं कि रावर का युद्ध, ठीक है, रावर का युद्ध, जो कि 712 में मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर के बीच में होता है। रावर के युद्ध में राजा दाहिर को ये पराजित करते हैं और राजा दाहिर की मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने के बाद उनकी जो विधवा, जिनका नाम था रानी बाई, बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड, इसको नोट डाउन कर लेना, रानी बाई ने भी एक तरीके से मोहम्मद बिन कासिम से एक तरीके से उनका प्रतिरोध किया। रावर के किले की रक्षा करते करते जब उनको ये लगने लगा रानी बाई को कि अब वो मोहम्मद बिन कासिम से नहीं जीत सकती हैं, और इस कारण रानी बाई ने जौहर कर लिया। आपको पता है जौहर, आप लोगों ने अगर पद्मावत मूवी देखा होगा तो देखा होगा दीपिका पादुकोण ने किस तरीके से एक जलती हुई आग में वो और कई औरतें एक साथ अपने आप को वो जला देती हैं, कूद जाती हैं, अग्नि में कूद जाना, उसी को जौहर कहते हैं। तो रानी बाई ने, जो कि राजा दाहिर की विधवा थी, उन्होंने जौहर कर लिया। और जौहर जो है, ये जो जौहर हुआ था वो भारतीय इतिहास में वर्णित जौहर का जो प्रथम हमें साक्ष्य मिलता है वो यही है। ठीक है, भारतीय इतिहास में वर्णित जौहर का जो प्रथम साक्ष्य है वो क्या है? राजा दाहिर की पत्नी रानी बाई के द्वारा किया हुआ। तो ये ध्यान रखिएगा, रावर के युद्ध के बाद हुआ था। ठीक है, एक प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है कि मोहम्मद बिन कासिम ने जब सिंध पर आक्रमण किया तो उसका साथ किसने दिया? तो उसका साथ दिया था बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा, इनका साथ दिया गया था। क्योंकि इस वाले क्षेत्र में, उत्तर पश्चिम वाले क्षेत्र में बौद्ध भिक्षु रहा करते थे और ये हिंदू शासक था दाहिर, उससे ये बहुत ही ज़्यादा सताए हुए रहते थे ये बौद्ध भिक्षु, इसलिए इसने मोहम्मद बिन कासिम का इन लोगों ने साथ दिया था इस आक्रमण में। ठीक है, 713 में इसका अंतिम आक्रमण होता है भारत पर, मुल्तान में। ठीक है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब ये वापस लौट रहा होता है तो राजा दाहिर की दो पुत्रियों को, ये एक तरीके से राजा दाहिर की दो पुत्रियों को भी अपने साथ लेके जाता है। और फिर उसके बाद वहाँ पे जब पहुँचता है लेकर के तो इराक के शासक जो कि अल-हज्जाज के पास लेके जाता है बंदी बना करके राजा दाहिर की पुत्रियों को। तो राजा दाहिर की पुत्रियों ने, कहा जाता है कि इल्ज़ाम, झूठा इल्ज़ाम कहते हैं, कहा जाता है लगा देते हैं। तो इसके कारण जो अल-हज्जाज जो क्रोधित होकर के अपने दामाद को ही मृत्यु दंड दे देते हैं, क्योंकि इनके पुत्रियों के द्वारा कहा जाता है कि रास्ते में ये हमारे साथ अमानवीय व्यवहार करते हैं। इससे क्रोधित होकर के मोहम्मद बिन कासिम को क्या किया जाता है? मृत्यु दंड दे दी जाती है। ठीक है, तो अंतिम जो था मुल्तान पर इनका 713 में मुल्तान अभियान था और मुल्तान से इनको इतना ज़्यादा धन प्राप्ति होती है कि ना पूछिए, बल्कि मुल्तान को इन्होंने स्वर्ण नगरी का भी संज्ञा दी थी मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते। नेक्स्ट है हमारा, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था, देखिए कौन सा था? कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गौरी। ठीक है, ये मोहम्मद होना चाहिए, मुहम्मद नहीं था, मोहम्मद होना चाहिए। ठीक है, गलत है। ठीक है, मोहम्मद गौरी। तो ये हमारा आंसर क्या हो गया? मोहम्मद बिन कासिम, जिसने 712 में भारत पर सफल मुस्लिम आक्रमण किया था। ठीक है, ये था प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी। तो पहले जो अरबों के द्वारा आक्रमण किया जाता है भारत में फ्रेंड, फिर उसके तुर्कियों के द्वारा, फिर अफगानों के द्वारा आक्रमण किया जाता है। मोहम्मद बिन कासिम के बाद देखा जाए तो मोहम्मद गजनवी आएंगे, फिर मोहम्मद गजनवी के बाद देखा जाए तो मोहम्मद गौरी आएंगे, फिर उसके बाद ये आक्रमणकारी नहीं, मोहम्मद गौरी, इन्होंने भारत में प्रथम मुस्लिम सत्ता
सल्तनत की स्थापना किया। और फिर होंगे कुतुबुद्दीन अहमद जो कि मोहम्मद बिन गौरी का गुलाम, ठीक है, उसके द्वारा दिल्ली सल्तनत की स्थापना की जाएगी, लाहौर को राजधानी बना करके प्रशासन चलाया जाएगा। और फिर उसका गुलाम और उसका दामाद इल्तुतमिश किस तरीके से दिल्ली को अपनी राजधानी बनाता है और फिर उसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, ठीक है। तो भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे कौन थे? अभी हमने नाम देखा, और वो किससे संबंधित थे? गजनी थे, गौर के थे, अरब थे, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। ये यूपी लोअर सब ऑर्डिनेट प्री 2015 में ये प्रश्न आया था। तो बताइए कौन थे? वो अरब थे, ठीक है। अरबों के द्वारा सर्वप्रथम भारत में मुस्लिम आक्रमण किया जाता है। सर्वप्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण 712 मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। कहाँ पे? सिंध पर। कौन से युद्ध में? रावर के युद्ध में। किसको पराजित किया? राजा दाहिर को पराजित किया। राजा दाहिर की पत्नी रानी बाई, उन्होंने क्या किया? जौहर किया। और जौहर क्या था? भारतीय इतिहास का प्रथम वर्णित जौहर का हमें प्रथम साक्ष्य मिलता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो जानकारी मिल रही कहाँ से मिल रही? चचनामा से मिल रही है, ठीक है। चचनामा क्या है? अरब आक्रमणकारियों के बारे में बताने का महत्वपूर्ण स्रोत है। अरबों के बाद फ्रेंड तुर्की आएंगे। तुर्की में भी सर्वप्रथम देखा जाए गजनी आता है, फिर गौर आएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, उस सिंध के हिंदू का नाम क्या था जो अरब आक्रमण के समय सिंध का शासक था? देखिए इतनी सारी मैंने कहानी बताई, आप लोग काफ़ी स्मार्ट हो गए होंगे, अब तो बता लेंगे कि वो हिंदू शासक कौन था जिसने जो पराजित होता है, ठीक है, अरबों से, यानी कि मोहम्मद बिन कासिम से। कौन था? जय सिंह, जयचंद्र, दाहिर, भीम। तो वो कौन था? राजा दाहिर, ठीक है, हिंदू शासक था राजा दाहिर, सिंध का शासक था। पराजित होता है किस युद्ध में? रावर के युद्ध में। ध्यान रखिएगा, रावर के युद्ध में वो पराजित किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं हमारा, मूलतः चचनामा किस भाषा में लिखा गया है? चचनामा के बारे में हम लोगों ने बात किया फ्रेंड। ये सिंध पर अरब आक्रमण का सर्वाधिक प्रमाणित स्रोत है चचनामा। तो ये किस भाषा में, मूलतः ये किस भाषा में था? तुर्की, प्राकृतिक, अरबी, फारसी। तो ये मूलतः जो था अरबी भाषा में था। काफ़ी अभी हम कुछ दिनों पहले किसी टीचर का लेक्चर देख रहे थे यूट्यूब पे, तो जानते ही भरमार है टीचरों की, तो वो बता रहे थे फारसी में था। तो मैं भी काफ़ी सोचने लगी कि हो सकता है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा इसका आंसर क्या है। ये मूलतः अरबी में था, लेकिन इसका फ़ारसी में अनुवाद किया गया था। और फ़ारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफ़ी, ठीक है, मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफ़ी के द्वारा चचनामा का फ़ारसी में अनुवाद किया गया था। और इसका जो अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था वो किया गया था यूएम, ठीक है, यूएम दाऊद पोटा, ठीक है, यूएम दाऊद पोटा, ध्यान रखिएगा। और फ़ारसी में अनुवाद किसने किया? थोड़ा लिख लीजिए, यहाँ पे लिखने में थोड़ा दिक्कत होती है मुझे। तो ये है मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफ़ी, ठीक है, जिसका फ़ारसी में अनुवाद किया गया था। और चचनामा का जो लेखक अज्ञात है। ऐसा माना जाता है जब मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया था तो उसकी सेना में ही कोई सैनिक था जिसने चचनामा की रचना किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा, निम्न में से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक है? तो गजनी राजवंश का संस्थापक फ्रेंड कौन है? अल्पतगीन, महमूद, सबुतगीन, ठीक है, सुपुतगीन भी जिसको बोलते हैं, इस्माइल। ये यूपी लोअर सब ऑर्डिनेट प्री 2015 में ये प्रश्न आया था। तो बताइए कौन है आपका गजनी राजवंश का संस्थापक? गजनी जो कि अफगानिस्तान में गजनी राजवंश की स्थापना किया, जिसे हम यामिनी वंश के भी नाम से जानते हैं, यामिनी, ठीक है, यामिनी वंश के भी नाम से जानते हैं। और इसका संस्थापक कौन है? अल्पतगीन, ठीक है। अल्पतगीन के द्वारा गजनी को केंद्र बना करके या गजनी वंश की स्थापना की गई, जिसे हम यामिनी वंश के भी नाम से जानते हैं। गजनी इनकी राजधानी थी, अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में था फ्रेंड। फिर उसके बाद देखा जाए तो अल्पतगीन की मृत्यु के बाद, ठीक है, इन्होंने जो स्थापना किया था किसका, जो गजनी वंश की स्थापना की थी वो की थी 962 में, ठीक है, 962 में इन्होंने स्थापना किया था किसकी? गजनी वंश की। इनकी मृत्यु के बाद सुपुतगीन जो कि इनका गुलाम था, गुलाम के साथ ही साथ इनका दामाद था, वो गद्दी पर बैठता है 977 पे। और यही था भारत में जो प्रथम तुर्क आक्रमणकारी था, वो कौन था? सुपुतगीन, ठीक है। सुपुतगीन जो था भारत में प्रथम तुर्क आक्रमणकारी रहता है, ठीक है। प्रथम मुस्लिम आक्रमण कौन कर रहा है? अरब कर रहे हैं। अरब में भी कौन कर रहा है? मोहम्मद बिन कासिम कर रहा है, ठीक है। फिर उसके तुर्कियों का आक्रमण हो रहा है। ये तुर्की रहते हैं, तुर्की जनजाति रहती है फ्रेंड, ठीक है, मध्य एशिया की। और ये तुर्की में भी जो भारत में आक्रमण कर रहा है वो कौन कर रहा है? सुपुतगीन कर रहा है, ठीक है।
सुबुद्दीन के फ्रेंड मृत्यु हो जाने के बाद सुबुद्दीन अपने जीवन काल में ही अपने छोटे पुत्र इस्माइल को शासक बनाता है, और इस्माइल को शासक बनाता है तो इसी का यानी कि सुबुद्दीन का जो दूसरा पुत्र है जिसका नाम है मोहम्मद गजनवी, ठीक है। मोहम्मद गजनवी आपने सुना होगा। मोहम्मद गजनवी ने इस्माइल की हत्या करके स्वयं जो है वो गजनवी की गद्दी पर बैठता है, गजनवी का शासक बनता है। मोहम्मद गजनवी गजनी का शासक बनता है। कब बनता है? 998 में, ठीक है। तो 962 में अल्पतगीन के द्वारा गजनी वंश की स्थापना की जाती है। गजनी को केंद्र बना करके गजनी को यहाँ इन्होंने अपनी राजधानी बनाई। उनके बाद उनकी मृत्यु का 977 में सुबुद्दीन जो है शासक बनता है, जिसने भारत पे पहला जो तुर्क आक्रमण किया, ठीक है। उसके बाद देखा जाए इस्माइल बनते हैं, लेकिन इस्माइल बहुत कम समय के लिए रहते हैं। इस्माइल की हत्या कौन कर देता है? उसका भाई मोहम्मद गजनवी, और मोहम्मद गजनवी फिर 998 में गद्दी पर बैठता है, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें हम आपको बता दिए, ठीक है। और ये भी बता दिए कि प्रथम जो तुर्क आक्रमण हुआ था किसने किया था? वो किया था किसने? सुबुद्दीन ने, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और ये भी ध्यान रखिएगा, एक चीज़ और बता देना, जब आक्रमण किया था सुबुद्दीन ने तो उस समय कहाँ पे आक्रमण किया था? वो भी करता है सिंध वाले ही क्षेत्र में करता है, और उस समय हिंदू शाही राजवंश था, और हिंदू शाही राजवंश का शासक था जयपाल, ठीक है। जयपाल रहता है, जयपाल पर यह आक्रमण करता है। हिंदू शाही राजवंश रहता है उसका। देखा जाए जो ये काबुल और पंजाब वाला क्षेत्र रहता है पूरा हिंदू कुश पर्वत तक फैला रहता है, और उनकी जो राजधानी रहती है उदयभांडपुर रहती है, ठीक है। उदभांडपुर, ये भी ध्यान रखिएगा। उदभांडपुर हिंदू शाही राजवंश की राजधानी रहती है, जिसे हम वेहंद के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। वेहंद के भी नाम से जानते हैं। और फिर राज्यपाल को ये पराजित करते हैं, ठीक है। कौन? सुबुद्दीन के द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए, ठीक है। ये कथन है। कारण देखा जाए, वह भारत में अस्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था। मोहम्मद गजनवी सुबुद्दीन का पुत्र अपने भाई इस्माइल को हत्या करके गजनी के गद्दी पर बैठता है 998 पे। गद्दी पर बैठते समय ही उसके कुछ अपने उद्देश्य थे, अपने कुछ लक्ष्य से। प्रथम उद्देश्य उसको क्या था फ्रेंड? अपने साम्राज्य का विस्तार करना। साम्राज्य का विस्तार क्या? भारत की तरफ नहीं, अपने साम्राज्य का विस्तार मध्य एशिया की तरफ। मध्य एशिया की धरती पर वो अपना साम्राज्य का विस्तार करना चाहता है। साम्राज्य विस्तार करने के लिए उसे सैनिक दृष्टि से, सैनिक रूप से, सैनिक शक्ति से उसे मजबूत होना है। एक विशाल सेना के ही तो द्वारा आप अपने साम्राज्य का विस्तार कर सकते हैं, और विशाल सेना को रखने के लिए आपको आर्थिक दृष्टि से मजबूत होना पड़ेगा। आपको धन चाहिए, बहुत बड़े पैमाने पर आपको धन चाहिए कि आप विशाल सेना रख पाए। परंतु काबुल उबुल वाला क्षेत्र देखा जाए, वो इतनी धन संपदा से देखा जाए समृद्ध क्षेत्र नहीं है, आज भी देखें तो। अब उसे धन को प्राप्ति के लिए वो क्या करेगा? भारत की तरफ रुख करेगा। कहानी ये भी जाता है कि जब वो सिंध की तरफ बढ़ रहा था या उस क्षेत्र में था वो, तो उसी सीमा पे, यानी कि एक कहानी है ऐसा कि एक बूढ़ी औरत रहती है, वो एक कहानी बता रही, गांव की तरफ से वो गुजर रहा होता है, तो एक बूढ़ी औरत के द्वारा एक कहानी सुनाई जाती है गाँव के लोगों को। तो उस कहानी को सुनता है। उस बूढ़ी औरत ने अपनी कहानी में भारत की समृद्धि का वो वर्णन कर रही थी कि भारत में बहुत समृद्धि, बहुत धन दौलत है। उनके मंदिरों के बारे में वो बता रही थी। और फ्रेंड यहीं से इसको प्रेरणा मिलती है भारत की तरफ रुख करने का, कि अब भारत से वो धन प्राप्ति करेगा। और इसी क्रम में जैसे ही वो गद्दी पर बैठता है तो 1000 से लेकर के 1027 तक भारत में 17 आक्रमण करता है। और इस 17 आक्रमण जो कहा जाता है वो किस इतिहासकार के द्वारा बताया जाता है? वो बताया जाता है सर हेनरी इलियट, ठीक है। सर हेनरी इलियट के द्वारा मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, 1027 से लेकर के, और 1000 से लेकर के 1027 तक। पहला आक्रमण जो होगा इसका सिंध वाले क्षेत्र पे ही होगा, ठीक है फ्रेंड। तो हमारा पहला कथन तो सही हो गया। और चूंकि वह भारत में अस्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था, ये बिल्कुल इनकरेक्ट है। वो भारत में अस्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना नहीं करना चाहता था। उसका उद्देश्य क्या था? सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य ये था कि वो भारत में अपना वो धन की प्राप्ति करना चाहता था। कई इतिहासकारों के द्वारा बहुत सारी बातें बताई गई, जिसमें से एक इतिहासकार है इरफान हबीब। इरफान हबीब के अनुसार भारत में उसका जो उद्देश्य था वो आर्थिक उद्देश्य था। इसी के दरबारी कवि थे उतबी के दरबारी विद्वान थे उतबी के अनुसार कहा जाता था कि इसका जो भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य था वो क्या था?
एक धार्मिक उद्देश्य था, इस्लाम का प्रचार प्रसार करना था। परंतु फ्रेंड वो जब गद्दी पर बैठता है तो उसका जो एक लालच रहती है वो मध्य एशिया की तरफ अपने साम्राज्य की विस्तार करने के लिए रहती है, इसीलिए उसको धन की प्राप्ति करना रहता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। कथन सही है परंतु कारण गलत है। और ये भी प्रश्न आ सकता है कि किस इतिहासकार के द्वारा ये बताया गया था कि मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 17 आक्रमण किए, वो कौन है, सर हेनरी इलियट ने। ठीक है, चलिए, मोहम्मद गजनवी के दरबारी कवि और शाहनामा के लेखक, बहुत अच्छा प्रश्न है कि दरबारी कवि थे और शाहनामा के लेखक थे, वो कौन थे, अल-बरूनी, इब्न बतूता, मौलाना ख्वाजाजी और फिरदौसी। तो हमारा आंसर क्या हो गया फ्रेंड, बताएं जल्दी से। शाहनामा जिसे हम अफ़गानिस्तान का, ठीक है, अफ़गानिस्तान का महाभारत भी कहते हैं। ठीक है, शाहनामा को महाभारत भी कहा जाता है, अफ़गानिस्तान का महाभारत। और इसके लेखक कौन है फ्रेंड, वो है फिरदौसी। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो गया, डी हो गया, फिरदौसी, जिसे पूरब का होमर कहते हैं या फिर फारस का होमर कहते हैं। ये मोहम्मद गजनवी के दरबार में रहते थे और मोहम्मद गजनवी के दरबार में रहते थे। इन्होंने शाहनामा की रचना किया था जिसको हम अफ़गानिस्तान का महाभारत कहते हैं। और फ्रेंड फिरदौसी के बारे में बात कही जाती थी कि मोहम्मद गजनवी बहुत ज़्यादा अपने बारे में लिखवाता है, बहुत ज़्यादा रचनाएं करवाता है। और फिरदौसी से कहता है कि वो इतने मतलब जितने वो ग्रंथ लिखेगा, जितने ग्रंथों की रचना करेगा, तो हर ग्रंथ पे इनको, हर छंद की रचना पे, हर ग्रंथ की रचना पे इनको एक सोने का मोहर देंगे। ठीक है, हर छंद की रचना पे एक सोने की मोहर देने का मोहम्मद गजनवी ऐसा वादा करते हैं। परंतु वो जब ये फिरदौसी जो है जब वो जाते हैं तो वो जब मोहम्मद गजनवी से ऐसा मांगते हैं, मतलब मांग करते हैं जैसा कि वादा किया था मोहम्मद गजनवी ने, तो मोहम्मद गजनवी ने उनको अपने वादे से मुकर जाते हैं और उनको सोने का मोहर देने से मना कर देते हैं। और ना सिर्फ इनकार करते हैं बल्कि उनको भरे दरबार में अपमानित भी करते हैं। फ्रेंड अपने अपमान के कारण ये इतना ज़्यादा ये अपमानित होने की वजह से इन्होंने आत्महत्या कर ली। तो यहाँ से भी एक प्रश्न आ सकता है कि किस विद्वान ने, किस मोहम्मद गजनवी के किस दरबारी विद्वान ने, किस दरबारी कवि ने अपमानित होने के कारण आत्महत्या कर ली, तो वो कौन से, फिरदौसी। क्योंकि इनके दरबार में देखा जाए बहुत सारे विद्वान रहते थे, क्योंकि मोहम्मद गजनवी स्वयं बहुत विद्वानों था और साथ ही साथ विद्वानों का संरक्षक भी था। इनके दरबार में अल-बरूनी रहते हैं जिसने किताबुल हिंद लिखी, फिरदौसी रह रहे हैं जिन्होंने शाहनामा की रचना किया जिसे हम अफ़गानिस्तान का महाभारत कहते हैं, उतबी रहते थे और उतबी के साथ साथ और भी बेहाकी रहते थे। ठीक है, जिन्होंने तारीख़ सुपुतगिन लिखा था। ठीक है, तो बेहाकी, बहुत सारे विद्वान इनके दरबार में रहते थे, लेकिन फिरदौसी ने आत्महत्या कर ली। तो यहाँ से भी प्रश्न बनता है। अल-बरूनी के बारे में फ्रेंड बात करें, अल-बरूनी जब भारत अभियान पे मोहम्मद गजनवी आते हैं तो ये भी उस अभियान के दौरान भारत में आते हैं। ठीक है, इब्न बतूता फ्रेंड ये मोरक्को का था, ये था और मोरक्को का नागरिक था और ये भारत में आया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था, तुगलक वंश में। इसने रहेला नामक पुस्तक की रचना की थी। ठीक है, रहेला, ठीक है, रहेला नामक पुस्तक की रचना की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्नों पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन चंदेल शासक मोहम्मद गजनवी से पराजित नहीं हुआ। ठीक है, बहुत ही बहादुरी से ये शासक, चंदेल शासक बहादुरी से लड़ा। बुंदेलखंड वाले क्षेत्र पे चंदेलों का शासन प्रशासन चलता था। अपने खजुराहो, अपने मंदिर स्थापत्य निर्माण कला के लिए काफ़ी प्रसिद्ध चंदेल। उसमें से कौन सा ऐसा शासक था जो ना सिर्फ इसका सामना किया बल्कि महमूद गजनवी का बहुत ही कड़ा प्रतिरोध किया। वो कौन था, धंग है, विद्याधर है, जय शक्ति है, ढंग है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा हमारा, विद्याधर। ठीक है, विद्याधर। चंदेल जो वंश थे, जो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र था, यहाँ पर मोहम्मद गजनवी का 13वां आक्रमण होता है और जो सन होता है वो 1019 से 20 का बीच माना जाता है। इसी समय इन्होंने, देखा जाए तो इस वाले क्षेत्र पे इन्होंने आक्रमण किया था। और विद्याधर के, जो कि एक अकेला हिंदू शासक जिसने मुस्लिम आक्रमण का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया था। ठीक है, तो आप यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि कौन सा ऐसा हिंदू शासक जिसने मुस्लिम आक्रमण का, अकेला ऐसा हिंदू शासक जिसने मुस्लिम आक्रमण का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया था, वो कौन था, विद्याधर। और ये चंदेलों पर इन्होंने आक्रमण कब किया था, ये बुंदेलखंड वाले क्षेत्र पे 13वां इनका आक्रमण था। कब था, 1019 से लेकर के 1020 के समय में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मोहम्मद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था। ठीक है, हसन निज़ामी, उतवी, फिरदौसी, चंद बरदाई। तो बताइए, फिरदौसी के बारे में हम लोगों ने देख लिया शाहनामा, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, उतवी। ठीक है,
आंसर बी, ये दरबारी इतिहासकार थे उतबी, और उतबी के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी वो क्या थी, किताबुल यामिनी या फिर तारीख यामिनी। यामिनी इनका वंश था, ठीक है फ्रेंड, यामिनी गजनी वंश को यामिनी वंश कहते हैं, ठीक है। कौन संस्थापक था, अल्पतगीन, ठीक है। तो ये कौन था। बाकी हम लोगों ने फिरदौसी देखा, फिरदौसी के द्वारा शाहनामा लिखा था, चंदबरदाई के द्वारा पृथ्वीराज रासो की रचना की गई थी, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली हैं पहले ही। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा प्रश्न है, मोहम्मद गजनी ने भारत में लूट मार आक्रमण किए, ठीक है, बहुत लूट मार किया, आक्रमण किया। इन आक्रमणों की संख्या कितनी थी, अंतिम आक्रमण का लक्ष्य क्या था। तो देखा जाए जो मोहम्मद गजनवी ने जो 1000 से लेकर के 1027 तक भारत पे आक्रमण किया, और सर हेनरी इलियट के अनुसार मोहम्मद गजनवी ने 17 आक्रमण किए, और अंतिम आक्रमण जो कि 127 में किया था, और 17वां आक्रमण था वो था जाटों के खिलाफ या खोंखरों के खिलाफ। फ्रेंड ये 16वां आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर किया था, और सोमनाथ मंदिर से इसको बहुत ज़्यादा धन की प्राप्ति होती है, और जब ये धन को लेकर के जा रहा था, अपने घोड़ों पर धन उनको लाद करके लेके जा रहा था, तो ये उत्तर पश्चिम वाले क्षेत्र पर ये खोंखर जातियाँ रहती थी, वो क्या किया, इन पर आक्रमण कर दिया, इनके कबीले पर पूरा आक्रमण, इनके जो लेके जा रहे थे ये मोहम्मद गजनवी, तो उन पर आक्रमण कर देते हैं ये, और खूब लूट खसोट मरते हैं। तो मोहम्मद गजनवी किसी तरह अपने कुछ मतलब पूरी तरीके से नहीं लूट पाते, लेकिन ज़्यादातर जो धन है, जो सोने चांदी जवाहरात जो है, धन दौलत है जो लूटा था, लगभग माना जाता है 20 लाख दिनार लूटा गया था, वो क्या था, वो मोहम्मद गजनवी बचा करके किसी तरह लेके जाते हैं, फिर वो गजनी में रख के आते हैं, फिर पुनः आते हैं, इन जाटों के खिलाफ अभियान करते हैं, जाटों से युद्ध करते हैं, इन खोंखरों से युद्ध करते हैं, क्योंकि इन खोंखरों ने बहुत ज़्यादा उनका नुकसान किया था उसका, ठीक है, मोहम्मद गजनवी का, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 17 किया था। सर हेनरी इलियट के अनुसार 17 आक्रमण हुए थे, कब से कब तक, 1000 से लेकर के 1027 के बीच में। अंतिम आक्रमण जो था 1027 में हुआ था, 17वां था जाटों के खिलाफ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था। पुराणों का अध्ययन करने वाला अबुल फजल, अब्दुल कादिर बदायूनी, अल-बरूनी, दारा सिको। तो आंसर क्या हो जाएगा, अल-बरूनी, ठीक है। अल-बरूनी के द्वारा पुराणों का अध्ययन किया गया, प्रथम मुस्लिम था ये। अल-बरूनी के फ्रेंड बारे में बात करें तो ये भारत में आया था जब मोहम्मद गजनवी ने भारत में आक्रमण किया था, यानी कि 11वीं सदी में ये भारत में आया था, और इसकी पुस्तक थी किताब अल हिंद, ठीक है, किताब अल हिंद। किताब अल हिंद की इसने रचना किया, जिसे हम क्या कहते हैं, तहकीक अल हिंद। तहकीक किसकी तहकीक, भारत की तहकीक। भारत के में किस चीज़ की तहकीक, भारत के इतिहास के, भारत के भूगोल के, भारत के विज्ञान के, ठीक है, भारत की संस्कृति के बारे में जानना, ठीक है, और खगोल शास्त्र के बारे में जानना, भारत के दर्शन के बारे में जानना, यानी कि तहकीक करना, ठीक है, तहकीक करना। इन्होंने जो पुस्तक लिखी, क्या नाम है उसका, किताब अल हिंद। और किताब अल हिंद को क्या कहा जाता है, 11वीं सदी के भारत का दर्पण, ठीक है, 11वीं सदी के भारत का दर्पण कहा जाता है। और एक चीज़ और भी चीज़ है, ये भी पूछता है कि ये जो पुस्तक है इनकी किताब अल हिंद, उस पर भारत के किस क्षेत्र में, किस भाग पर प्रकाश पड़ता है, राजनीतिक भाग पर, या फिर आर्थिक क्षेत्र पे, या फिर सामाजिक क्षेत्र पे, या फिर धार्मिक क्षेत्र पे। तो फ्रेंड याद रखिएगा, जो अल-बरूनी की पुस्तक है किताब अल हिंद, जिसे हम तहकीक अल हिंद कहते हैं, वो भारत के तत्कालीन भारत के, यानी कि 11वीं सदी के भारत के धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक, ठीक है, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन पर प्रकाश डालता है। किस पर प्रकाश डालता है, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन पर प्रकाश डालता है अल-बरूनी की पुस्तक किताब अल हिंद, जिसे हम क्या कहते हैं, 11वीं सदी के भारत का दर्पण, ठीक है। और इस पुस्तक के बारे में जो अगर बात करें फ्रेंड, किताब अल हिंद जो इनकी पुस्तक थी, इसकी जो हिंदी में अनुवाद किया था वो रजनीकांत शर्मा के द्वारा किया गया था, और इसका जो अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था वो किया गया था एडवर्ड के द्वारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था। फरिश्ता था, अल-बरूनी था, हफीफ था, और इब्न बतूता था, ठीक है। ये कौन था, अल-बरूनी। अल-बरूनी जस्ट हम लोगों ने इसके बारे में बात किया, किताब अल हिंद के रचनाकार। ये स्वयं भी खुद बहुत विद्वान था फ्रेंड, इसको खुद भी देखा जाए त्रिकोणमिति का ये विशेषज्ञ माना जाता था। यहाँ भारत के वो वाराणसी में रहा, संस्कृत भाषा इससे सीखी, पुराणों का इसने अनुवाद किया, ठीक है, और ये बहुत बड़ा विद्वान था। और इसके जो रुझान वगैरह क्या हुआ करते थे, भूगोल वगैरह, विज्ञान के क्षेत्र में, खगोल शास्त्र के क्षेत्र में इसके रुझान हुआ करते थे फ्रेंड, ठीक है।
और यहीं से फ्रेंड देखा जाए तो भारत का जो उस समय का ज्ञान था वो अरब के पास जाता है, फिर अरबों से किस तरीके से यूरोप में जाता है, ठीक है। और फिर यूरोप वाले कहते हैं आकर के हमसे कि हमें हिंदुस्तानियों को कुछ नहीं आता है, ठीक है। उन्हें क्या पता है कि हम ही से वो लोग सीख करके चीज़ें गाएंगे। वही समय है जब भारत का ज्ञान जो है वो अरब के पास जाता है और अरब से जो है वो यूरोप की तरफ जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अलबर्नी भारत आया 9वीं शताब्दी में, 10वीं शताब्दी में, 11वीं शताब्दी में, 12वीं शताब्दी में। अगर जिन बच्चों को ये पता होगा कि अलबर्नी कौन था, वो किसके समय में किस समय आया था, तो अलबर्नी जो था वो मोहम्मद गजनवी के दरबारी विद्वान था। और ये मोहम्मद गजनवी जब भारत में आक्रमण किया था, कब किया था? 1000 ईस्वी में, यानी कि 11वीं सदी में भारत में आता है कौन? अलबर्नी, ठीक है। हमारा आंसर क्या हो गया? सी, ठीक है, सी हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन अलबर्नी से संबंध में सही नहीं है, ठीक है। हमें अलबर्नी के बारे में बताना है, यहाँ पे कुछ उनसे संबंधित कुछ कथन दिए हुए हैं और उन्हें हमें देखना है कौन सा जो है इसमें से विकल्प सही नहीं है। वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था, देखते हैं था कि नहीं। उसके ग्रंथ किताबुल हिंद अरबी भाषा में उस समय के जीवंत भारत से प्रभावित थे। जस्ट ये तो हम लोगों ने देखा, बिल्कुल सही बात है। किताबुल हिंद जिसे हम क्या कहते हैं, तहकीके अल हिंद, वो उस समय के जीवंत भारत से संबंधित था। वह संस्कृत का विद्वान था, बिल्कुल फ्रेंड, उसने संस्कृत भाषा सीखी थी और उसने अनुवाद भी किया था, पुराणों का अध्ययन भी किया था उसने, ठीक है। प्रथम मुसलमान था अलबर्नी जिसने पुराणों का अध्ययन किया था और वह त्रिकोणमिति का विशेषज्ञ था। बहुत स्वयं भी बहुत बड़ा विद्वान था फ्रेंड, इसके रुझान जो थे इन सब क्षेत्रों में बहुत थे, ठीक है। तो ये सही, हमारा आंसर क्या हो गया? वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक नहीं था, ऐसा नहीं है, वह धर्मनिरपेक्ष लेखक नहीं था, ठीक है। किताबुल हिंद के बारे में बात करें फ्रेंड, तो थोड़ा सा ये भी जान लो कि इन्होंने तत्कालीन भारत के समाज के बारे में लिखा था और सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत इन्होंने बताया कि जो वर्ण व्यवस्था तो थी ही, 4 वर्ण व्यवस्थाएं हुआ करती थी और समाज में जो ब्राह्मणों की स्थिति सर्वोच्च हुआ करती थी। इसी के साथ इन्होंने 8 अनत्यज, ठीक है, अतंज, ठीक है, अतज्य, इसको बोलना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। अतज्य जातियों का इन्होंने बात किया और वो मतलब कि अस्पृश्य जातियाँ, 8 अस्पृश्य जातियों के बारे में इन्होंने बताया, जिसमें कौन था? धोबी है, मोची है, कुम्हार हो गए, जादूगर हो गए, बहेलियाँ हो गए, मछुआरे हो गए, जुल्हा हो गए, ठीक है, ये नाविक हो गए। ये कितने थे? ये 8 अनत्य जातियों के बारे में किसने बताया था? मोहम्मद, और ये आपका अलबर्नी ने। अलबर्नी ने फ्रेंड भारतीयों के कूपमंडूता की आलोचना किया था। उसने बोला कि भारतीय जो है ना वो कूपमंडूप है, परंतु इसी के साथ इसने भारतीयों के ज्योतिष ज्ञान की बहुत तारीफ़ किया था और फ्रेंड यहीं से ये ज्योतिष ज्ञान की बहुत ज़्यादा तारीफ़ किया था और फिर यहीं से वो ज्ञान को लेके जाता है अरब, अरब से यूरोप, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि किताबुल हिंद जो है अरबी भाषा में था और हमने क्या बताया? हिंदी, इसका हिंदी में अनुवाद किसने किया था? रजनीकांत शर्मा ने। रजनीकांत शर्मा ने, ध्यान रखिएगा, हीरो हैं साउथ के, ठीक है। हीरो क्या है? भगवान कहे जाते हैं, रजनीकांत शर्मा द्वारा। और उसी के साथ इसकी अंग्रेजी में अनुवाद जिसने किया था? एडवर्ड के द्वारा अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, प्रश्न यहाँ से पूछता है। तो यहाँ से देखिए 2 प्रश्न बन गया। एक तो कौन सा था कि कौन सा ऐसा विद्वान था जिसने आत्महत्या कर ली गजनी का? वो था फिरदौसी। और कौन सा ऐसा विद्वान था जो भारत अभियान के दौरान, गजनी के भारत अभियान के दौरान भारत आया था? वो कौन है? आपका अलबर्नी, ठीक है, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान। निम्नलिखित में से किसने महमूद गजनवी के साथ के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का निर्माण करवाया? मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 17 आक्रमण किए। 17 आक्रमण में जो इसका 16वां आक्रमण था वो सोमनाथ मंदिर पर था। कब किया था? 1025 में। तो इस समय यहाँ का शासक कौन रहा था? और जो शासक रहा होगा उसी ने इसकी मरम्मत भी करवाई होगी। तो हमारा आंसर क्या हो गया? भीमदेव प्रथम, ठीक है। ये भीमदेव प्रथम कर लीजिएगा, भीमदेव प्रथम। भीमदेव द्वितीय भी आएंगे फ्रेंड, वो गौरी के समय होंगे जो परास्त करते हैं मोहम्मद गौरी को। तो भीमदेव प्रथम, और इनका ये जो शासन कर रहे हैं वो 1022 से लेकर के इनका जो शासनकाल है 1063 के बीच में रहते हैं। और इसी दौरान मोहम्मद गजनवी का सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण होता है। और सोमनाथ मंदिर फ्रेंड गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित है, भगवान शिव को समर्पित है। एक प्रश्न भी आया था कि सोमनाथ मंदिर जो है किस देवता को समर्पित है? तो भगवान शिव को समर्पित है। और यहाँ पे 1025 में इन्होंने 16वां, यानी कि मोहम्मद गजनवी ने 16वां आक्रमण सिंध पर किया था, सॉरी सोमनाथ मंदिर पर किया था। और यहाँ से इसने बहुत
धन संपदा इसने लूटा था। फ्रेंड वहाँ था मंदिरों में बहुत ज़्यादा धन हुआ करते थे और यही कारण ये बहुत सारे मंदिरों को लूटेगा, मथुरा में जाएगा, कन्नौज में मंदिरों को लूटता है, ठीक है, और यही मंदिरों के मूर्तियों को तोड़ता है। और इसको इतनी लत लग जाती है इन मूर्तियों को तोड़ने की कि इन मूर्तियों को तोड़ता है, मंदिरों को तोड़ता है, उनके पत्थरों को ले जा के ये गजनवी में जो अधार्मिक तरीके से जो हमारे हिंदू धर्म में जो चीज़ें मानवीय मानी जाती है, जो गलत मानी जाती थी, उनको क्या करता था, वही काम करता था, उन मूर्तियों को ले जा करके गजनवी में ले जाता था, उन मूर्तियों को तोड़ तोड़ के, उनके पत्थरों को तोड़ तोड़ के। और यही कारण है मोहम्मद गजनवी को बुत सिकन कहा गया, यानी कि मूर्तियों का भंजक कहा गया था, बुत सिकन, ठीक है। और इसने जब भारत सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया तो उस समय भीमदेव प्रथम थे और इन्होंने ही क्या किया था, ये सोलंकी वंश के शासक थे उस समय, और इन्होंने उस मंदिर की फिर पुनर्निर्माण किया। फ्रेंड उत्तवी जो इसका दरबारी कवि था, उत्तवी बताता है कि इस अभियान के दौरान मोहम्मद गजनवी को इतनी ज़्यादा धन संपदा की प्राप्ति हुई, हमने जैसा कि बताया है कि लगभग ऐसा माना जाता है कि 20 लाख लगभग माना जाता है कि 20 लाख दिनार की इसको प्राप्ति होती है। और फिर ये इतना ज़्यादा, इतना इसके बाकी के शेष अभियानों के दौरान भी इसको प्राप्त नहीं होता है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत कराएं? किसने संस्कृत का एक तरफ लेख लिखा था और वो चांदी का सिक्का था? मोहम्मद बिन कासिम ने, महमूद गजनवी ने, शेर शाह ने, अकबर ने। यूपीपीएससी प्री 2000 में ये प्रश्न आया था और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये गजनवी ने, मोहम्मद गजनवी ने कराया था और ये उत्तर पश्चिम वाले भारत के क्षेत्र में इसने कराया था। और संस्कृत का लेख युक्त सिक्का था जिसपे शारदा लिपि से लिखा गया था, ठीक है। तो ये सिक्का किसका हो गया आपका, संस्कृत चांदी के सिक्के थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 में उत्तर भारत को जीता? 1192 तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध भारत में एक निर्णायक युद्ध था। इसी युद्ध के द्वारा भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना होती है, ठीक है। तो कौन सा ऐसा शासक था जिससे उत्तर भारत को जीतला? जलालुद्दीन मकबरनी, गजनवी का मोहम्मद, शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, चंगेज खां। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय को पराजित करके 1191 में उत्तर भारत को जीता और यहीं से मुस्लिम सत्ता की इसकी स्थापना होती है। इससे संबंधित कुछ प्रश्न भी पूछे जाते हैं मोहम्मद गौरी के बारे में, जो कि इसका एक नाम है शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी और इसको अन्य नाम से भी जानते हैं जिसका नाम है म्यूनुद्दीन मोहम्मद बिन शाम, ठीक है। ये देखा जाए इसने शाहवंशी वंश की इसने स्थापना किया था मोहम्मद गौरी के बारे में। और ये सारी चीज़ें हम लोगों ने अच्छे से देखा है कि भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है, मोहम्मद गौरी को माना जाता है, ठीक है। और अब चलिए आगे चलते हैं। मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया? ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये पराजय ये आ रहा है तो सबको ये सिर्फ विजयी हो रहा है, ऐसा नहीं था, ये पराजित भी होता है मोहम्मद गौरी, चूँकि इसने सबसे पहला जो अभियान किया था 1175 में किया था मुल्तान के विरुद्ध, ये विजयी हो रहा है। लेकिन इसी दौरान 1178 में इसका एक युद्ध होता है, वो युद्ध होता है किसके द्वारा? भीम द्वितीय के द्वारा, ठीक है। भीम द्वितीय देखा जाए तो जो चंदेल वंश का शासक रहता है, सॉरी यहाँ पे चालुक्य वंश का शासक, गुजरात के चालुक्य जिसे सोलंकी वंश का शासक कहा जाता है, वो उस शासक के द्वारा माउंट आबू के युद्ध में, ठीक है, माउंट आबू के युद्ध में 1178 में मोहम्मद गौरी भीम द्वितीय से पराजित होता है। और फ्रेंड ध्यान रखिएगा, भीम द्वितीय इस समय अल्पायु रहते हैं, इनकी जो माँ रहती है, इनकी विधवा माँ, जिनका नाम था नायिका देवी। ये भी प्रश्न आ सकता है किसने नेतृत्व किया था माउंट आबू के युद्ध का, जिसमें मोहम्मद गौरी पराजित होता है भीम द्वितीय से। तो इनकी माता यानी कि भीम द्वितीय की माता नायिका देवी ने पूरे युद्ध का नेतृत्व किया था और इनको पराजित किया था। मोहम्मद गौरी जो कि गोमल दर्रे से भारत में प्रवेश किया था, ठीक है, गोमल दर्रे से भारत में प्रवेश किया था, उसका जो उद्देश्य क्या था भारत में प्रवेश करने का, उसका भी उद्देश्य क्या था? साम्राज्य विस्तार करना, धन की प्राप्ति और साथ ही साथ इस्लाम के धर्म का प्रचार प्रसार करना, ठीक है। तो हम लोगों ने ये देख लिया कि मोहम्मद गौरी भी अब भारत में आ रहा है, ये द्वितीय तुर्क हैं। पहला तुर्की देख लिया कौन था, वो आपका मोहम्मद गजनवी था, जो कि आपका खैबर दर्रे से भारत में प्रवेश करता है। मोहम्मद गौरी जो है वो आपका गोमल दर्रे से भारत में प्रवेश करता है। उद्देश्य क्या है? धन की प्राप्ति करना, साम्राज्य विस्तार करना और दूसरा अपना
इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। ये है भारत में तुर्की वंश का प्रथम संस्थापक माना जाता है, तुर्की वंश या तुर्की राज्य का संस्थापक माना जाता है, परंतु ये 1178 में ये पराजित होता है, किससे? भीम द्वितीय से। मोहम्मद गौरी ने जयचंद्र को किस युद्ध में पराजित किया? फ्रेंड, जयचंद्र से भी इनका युद्ध होता है। तराइन का प्रथम युद्ध 1191, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192, चंदावर का युद्ध, कन्नौज का युद्ध। फ्रेंड, ये आंसर क्या हो गया हमारा? चंदावर का युद्ध। फ्रेंड, ठीक है, चंदावर के युद्ध में गढ़वाल वंश के शासक जयचंद्र, जो कि कन्नौज और जो वाराणसी वाले क्षेत्र पे शासन कर रहे थे, कन्नौज का शासक था, उसको मोहम्मद गौरी ने चंदावर के युद्ध में पराजित किया। ये भी बहुत शक्तिशाली शासक था। फ्रेंड, कन्नौज पर शासन कर रहा है, वही कन्नौज जिस पर अधिकार करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था पाल, राष्ट्रकूट और प्रतिहारों के बीच में। कन्नौज बहुत ही प्रसिद्ध क्षेत्र था उस समय का, और उस पर जो शासन जो कर रहा है वो जयचंद्र कर रहा है, तो कोई कमज़ोर शासक नहीं था। इस युद्ध के दौरान मोहम्मद गौरी को लगने लगा था कहीं ना कहीं कि वो हारने वाला है, परंतु दुर्भाग्यवश जयचंद्र को एक तीर लग जाती है और वो घायल हो जाते हैं। फिर उसकी जो सेनाएं थी, जब राजा मर जाता है युद्ध के दौरान, तो सेनाएं जो है छितर वितर हो जाती हैं, अपने हथियार को वहीं रख देती हैं, और इसी क्रम में मोहम्मद गौरी जो है वो क्या होता है? विजयी हो जाता है। ठीक है, और फिर तराइन का प्रथम युद्ध जो हुआ था, किसके बीच में हुआ था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। और तराइन के जो प्रथम युद्ध का अगर कारण देखा जाए तो क्या है वो आपका? गौरी का भटिंडा अभियान एवं साथ ही तरविंद के किले को जीतना जो था वो आपका मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच में युद्ध का कारण बना, जिसमें प्रथम युद्ध में तो ये पराजित होते हैं, लेकिन द्वितीय युद्ध में गौरी जो है वो जीत जाते हैं। तो चलिए चर्चा कर लेते हैं उसके बारे में भी कि युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई, कौन सा वो युद्ध था? तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध। ये यूपीपीएससी प्री 1995 में ये प्रश्न आया था, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मुस्लिम शक्ति की स्थापना जो हुई थी वो तराइन के द्वितीय युद्ध में हुई थी। कब हुआ था तराइन का द्वितीय युद्ध? 1192 में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? चौहान वंश के शासक जो कि दिल्ली पर शासन कर रहे थे, कौन था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जो है वो पराजित होते हैं। इसके बारे में अगर चर्चा करें फ्रेंड, देखिए साम्राज्य विस्तार दोनों कर रहे हैं। इधर से मोहम्मद गौरी जो है आ रहा है, वो साम्राज्य विस्तार कर रहा है। इधर देखा जाए ये इधर से बढ़ रहे हैं, उत्तर से बढ़ते हुए इस क्षेत्र में आ रहे हैं, अजमेर से होते हुए दिल्ली वाले क्षेत्र में तोमरों को पराजित करके दिल्ली पर अधिकार कर लिए। इसी क्रम में ये इस क्षेत्र की तरफ बढ़ेंगे और यहीं पे इनकी दोनों की सीमाएं टकराएंगी। कैसे? जब तराइन के युद्ध के पहले, तराइन के प्रथम युद्ध के पहले, जिसमें हमने बताया कि पंजाब के क्षेत्र तक पहुंच गया था, पंजाब के आते आते दिल्ली से सीमा टकरा रही है। दिल्ली पर कौन है? चौहान वंश का शासक पृथ्वीराज चौहान। भटिंडा पर इसका अभियान किया, भटिंडा पर मोहम्मद गौरी ने अभियान किया और इसी के साथ तरविंद के किले को जीत लिया। अब दोनों के क्या होंगे? दोनों के इंटरेस्ट क्या है? कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट अपना टकराहट हो रही है। इसी क्रम में इनके बीच युद्ध होगा। जो पहला युद्ध होगा वो तराइन का प्रथम युद्ध होगा, जिसमें पराजित कौन हो रहा है आपका? जो तराइन का प्रथम युद्ध जो हो रहा है वो पराजित इसमें होंगे, मोहम्मद गौरी पराजित हो गया प्रथम युद्ध में। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को तराइन के प्रथम युद्ध में पराजित किया, परंतु एक वर्ष बाद पुनः इनके बीच युद्ध होगा। पुनः एक वर्ष बाद मोहम्मद गौरी पुनः आक्रमण करेगा और फिर क्या होगा कि ये इस आक्रमण में मोहम्मद गौरी अब की विजयी होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा कि इस युद्ध के दौरान दो युद्ध हुए, तराइन का प्रथम युद्ध हुआ, तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ। ठीक है, चलिए और एक चीज़ और भी ध्यान रखिएगा फ्रेंड, तराइन के द्वितीय युद्ध में, ठीक है, जो सेनापति था जिसने पृथ्वीराज चौहान का जो सेना का नेतृत्व किया था, जो सेनापति था उसका नाम था खांडे राव। ठीक है, खांडे राव, ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है खांडे राव, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है तराइन का द्वितीय युद्ध। इसी ने भारत में मुस्लिम सत्ता को स्थापित किया। बहुत ही निर्णायक युद्ध था। जिस तरीके से तराइन का द्वितीय युद्ध मध्यकालीन भारत में मुस्लिम सत्ता को स्थापित कर रहा है, आधुनिक भारत में देखेंगे 1764 में बक्सर के युद्ध के द्वारा भारत में अंग्रेजी सत्ता को स्थापित करता है। तो ये सारे युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि निर्णायक युद्ध है। युद्ध तो बहुत हुए, कुछ युद्ध निर्णायक है, जैसे कि आप बक्सर का युद्ध देख रहे हैं, तराइन का युद्ध देख रहे हैं, ये सब बहुत निर्णायक युद्ध है। तो इस समय पृथ्वीराज चौहान के जो सेना का नेतृत्व किया था वो खांडेराव ने किया था। और फ्रेंड, इस युद्ध के पहले मोहम्मद गौरी ने एक दूत भेजा था पृथ्वीराज चौहान के दरबार में, जिसका नाम था क्वीन उल मुल्क। ठीक है, क्वीन उल मुल्क को एक दूत के रूप में भेजा था
और प्रस्ताव रखा था कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान के सामने कि अगर वो पृथ्वीराज चौहान अगर मोहम्मद गौरी को अधीनता स्वीकार कर लेंगे तो वो उसके पे आक्रमण नहीं करेंगे। लेकिन फिर उसके बाद इनके बीच आक्रमण होता है, उन्होंने इसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, ठुकरा दिया, फिर युद्ध होता है और फिर अंत में एक निर्णायक युद्ध के रूप में तराइन का द्वितीय युद्ध, जो कि एक निर्णायक युद्ध होता है, ठीक है फ्रेंड, जिसने भारत की धरती पर मुस्लिम सत्ता को स्थापित कर दिया। निम्नलिखित तराइन का द्वितीय युद्ध, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित नामों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर प्राप्त करें, ठीक है। यहाँ पे कुछ शासकों के नाम दिए गए हैं, ठीक है, और फिर ये आक्रमणकारी रहे हैं भारत पर, ठीक है। किस समय किसने किया, सबसे पहले किसने किया वो हमें बताना है। तो देखा जाए चंगेज खां, मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गौरी, तैमूर। तो देखा जाए सबसे पहले तो 11वीं शताब्दी में मोहम्मद गजनवी कर रहा है, 12वीं शताब्दी में देखा जाए तो मोहम्मद गौरी कर रहा है। चंगेज खां फ्रेंड दिल्ली सल्तनत का जो गुलाम वंश का शासक है इल्तुतमिश, उसके समय में लगभग माना जाता है 1221 के समय में चंगेज खां ने आक्रमण किया था। आक्रमण किया नहीं था, सिंध वाले क्षेत्र तक आ गया था, लेकिन कहा जाता है इल्तुतमिश की कूटनीति से, कह लीजिए सूझबूझ से जो है चंगेज खां आक्रमण नहीं करता है, मात्र वो सिंध वाले क्षेत्र में 3 महीने तक डेरा डालता है, फिर वापस लौट जाता है। फिर उसके बाद तैमूर का आक्रमण होता है फ्रेंड। तैमूर का आक्रमण होगा तुगलक वंश, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो तुगलक वंश है, तुगलक वंश के अंतिम शासन के दौरान, अंतिम समय के दौरान, यानी कि 1398 में तैमूर का आक्रमण होता है। उसके बाद तुगलक वंश काफ़ी कमज़ोर हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सबसे पहले मोहम्मद गजनवी, यानी कि 2314, आंसर क्या हो गया हमारा बी। चल नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है। देवी लक्ष्मी की आकृति किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर बनी है। अभी हम लोगों ने क्या देखा, गजनवी के शासक जो था उसके सिक्कों पर लेखयुक्त संस्कृत में लिखा गया था, और उसी पे हम देख रहे हैं कि कौन सा मुस्लिम शासक था जिसने अपने सिक्कों पर लक्ष्मी की आकृति बनाई है, देवी लक्ष्मी की। मोहम्मद गौरी, अलाउद्दीन खिलजी, अकबर, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये उत्तराखंड पीसेस प्री 2006 में ये प्रश्न आया था, तो आंसर क्या हो जाएगा, मोहम्मद गौरी, आंसर ए हो जाएगा। मोहम्मद गौरी ने अपने सिक्कों पर देवी की आकृति के साथ साथ इन्होंने नंदी बैल की भी आकृति बनाई थी फ्रेंड। इनके सिक्कों की बात करें तो 56 ग्रेन के भार का सिक्का सोने का सिक्का होता था, ठीक है, जिसे हम दहली वाले सिक्के के नाम से जानते थे, ठीक है, दहली वाले, ये भी ध्यान रखिएगा, दहली वाला सिक्का किसने जारी किया था, दहली वाला सिक्का मोहम्मद गौरी ने। और इसको क्या, इस कितने ग्रेन का था ये भी पूछा जाता है, 56 ग्रेन के भार का था, ठीक है। और इसके एक तरफ कलमा लिखा रहता था और दूसरी तरफ इसके क्या लिखा रहता था, क्या आकृति बनी रहती थी, एक लक्ष्मी की और देवी लक्ष्मी की और नंदी की आकृति बनी रहती थी। और फ्रेंड इसके कुछ सिक्कों पर देखा जाए तो देवनागरी लिपि पे मोहम्मद बिन शाम भी अंकित रहता था कुछ सिक्कों पर। इसके सिक्कों क्या कहा जाता था, दहली वाला सिक्का, ठीक है। चलिए आंसर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया। फ्रेंड अक्ता प्रथा की शुरुआत मोहम्मद गौरी के द्वारा शुरू की गई थी और जिसको स्थायित्व प्रदान किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा, ठीक है। दिल्ली सल्तनत का शासक रहता है, गुलाम वंश का शासक रहता है इल्तुतमिश। इस एकता व्यवस्था को संस्था यानी कि अस्थायी रूप प्रदान करता है। और ये किसके द्वारा, मोहम्मद गौरी ने अपना एकता किसको दिया, ताजुद्दीन अल्दौज, कुतुबुद्दीन ऐबक, शहाबुद्दीन इल्तुतमिश, नसरुद्दीन कुबाचा। तो आंसर क्या हो गया, कुतुबुद्दीन ऐबक। फ्रेंड देखा जाए तो 1206 में ये इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। 1206 में इसकी मृत्यु हो जाती है किसके, मोहम्मद गौरी ने। मृत्यु हो जाने के बाद चूँकि कुतुबुद्दीन ऐबक इसका गुलाम रहता है, ठीक है। मोहम्मद गौरी की अपनी कोई संतानें नहीं होती हैं, इनके गुलाम ही रहते हैं, तो मोहम्मद गौरी का गुलाम रहता है कुतुबुद्दीन ऐबक। और बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड, तराइन के द्वितीय युद्ध में कुतुबुद्दीन ऐबक ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये भी प्रश्न आया था, मैं बताना वहाँ पर भूल गई थी। तो इसके एक गुलाम ने, कुतुबुद्दीन ऐबक नामक गुलाम ने इसके बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और जो मोहम्मद गौरी के, चूँकि 1203 में मोहम्मद गौरी चला जाता है, यहाँ से भारत से चला जाता है, और फिर उसके बाद जो इसके बीच जितने भारत के क्षेत्र का जो शासन प्रशासन देखता था वो कुतुबुद्दीन ऐबक देखता था। और इसी में प्रथम एकता जो प्रदान किया गया था वो मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रदान किया गया था। तो इसकी मृत्यु के बाद उसके राज्यों का बंटवारा हुआ था, इसके गुलामों में हुआ था, जिसमें से देखिए एल्दोज जो है ना, वो भी इसका एक गुलाम था, एल्दोज। और बात करें एल्दोज को, तो एल्दोज को कौन सा क्षेत्र मिला था फ्रेंड, गजनवी वाला क्षेत्र एल्दोज को मिला था।
और कुबाचा को देखा जाए, ये जो कुबाचा था इसको कौन सा क्षेत्र मिला था, कच्छ और मुल्तान का क्षेत्र मिला था। कुतुबुद्दीन ऐबक को देखा जाए दिल्ली और लाहौर वाला क्षेत्र मिला था। ठीक है, तो सर्वप्रथम जो एकता प्रथा की शुरुआत किसने किया था, वो मोहम्मद गौरी ने शुरू किया था। और सबसे प्रथम जो एकता प्रदान किया गया था मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया था। और इसको अस्थायी रूप किसने दिया था, एकता प्रथा को इल्तुतमिश के द्वारा दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की। जो चीज़ मोहम्मद गौरी ने सोची भी नहीं थी उसके, लेकिन बाद उसकी चीज़ों को सपना, उसके चीज़ों मतलब एक तरीके से उस साम्राज्य विस्तार का जो उसका सपना था उसको एक पूरब की तरफ ले जाने का कार्य किसने किया था, उसके एक गुलाम ने, जिसका नाम है, क्या नाम है, कुतुबुद्दीन ऐबक है, इल्तुतमिश से बख्तियार खिलजी है, एल्दोजे। तो आंसर क्या हो गया फ्रेंड, बख्तियार खिलजी। ठीक है, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। इसने बंगाल एवं बिहार पर अपना विजय प्रारंभ किया था, विजय क्षेत्र, इसने विजय स्थापित किया था। बख्तियार खिलजी के बारे में बात करें तो इसने अपना सर्वप्रथम जो था 1193 से लेकर के 2002, ठीक है, के बीच में इसने मध्य बिहार को जीता। और इसी दौरान इसने क्या किया था, बिहार में जो नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को इससे तहस नहस कर डाला, पूरी तरीके से उसको जला डाला। और फिर इसके बाद देखा जाए जब बिहार को जीतते हुए ये बंगाल की तरफ बढ़ता है, और बंगाल के भी क्रम में देखा जाए तो 1198 से लेकर के 1203 के मध्य इसने बंगाल पर आक्रमण किया। और बंगाल के उस समय शासक कौन था, सेन वंश का शासक लक्ष्मण सेन। ठीक है, लक्ष्मण सेन वहाँ से भाग खड़ा होता है। और जब लक्ष्मण सेन भाग जाता है, यानी कि राजा भाग जाता है, तो लक्ष्मण सेन की राजधानी नादिया पर बख्तियार खिलजी ने अधिकार कर लिया। और फिर वहाँ की सेना ने, वहाँ के नागरिक ने आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है, जब राजा ही नहीं रहेगा तो किस तरीके से नागरिक युद्ध कर सकते थे, नागरिक के द्वारा आत्मसमर्पण कर दिया जाता है। और फिर उसके बाद एक तरीके से इसने पूरे बंगाल पर तो अपना शासन नहीं स्थापित किया, बंगाल के कुछ क्षेत्रों पर बख्तियार खिलजी ने स्थापित किया अपना शासन। और यहाँ पे लखनौती को इसने अपनी राजधानी बनाई थी, बख्तियार खिलजी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा, मोहम्मद गौरी सा कौन सा कमांडर सेन वंश को पराजित कर पूर्वी भारत में मुस्लिम शासन स्थापित करने के लिए उत्तरदायी था। कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बख्तियार खिलजी, मोहम्मद बिन कासिम। तो हमारा आंसर क्या हो गया फ्रेंड, बख्तियार खिलजी। ठीक है, बख्तियार खिलजी के बाद देखा जाए बख्तियार खिलजी जिसने क्या किया था कि बंगाल में आक्रमण किया। बंगाल का जो शासक था लक्ष्मण सेन था। ठीक है, सेन वंश का शासक था जो कि भाग खड़ा होता है, उसकी राजधानी नादिया पर अधिकार कर लिया बख्तियार खिलजी ने। और फिर बंगाल को क्षेत्र को जीत करके लखनौती को अपनी राजधानी बनाया था, लखनौती। ठीक है, और इसी ने विक्रमशिला नालंदा विश्वविद्यालय, गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त के द्वारा स्थापित नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया। विक्रमशिला विश्वविद्यालय पाल वंश के शासक कुमार पाल के द्वारा स्थापित। ठीक है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय धर्मपाल के द्वारा। ठीक है, तो फ्रेंड इस तरीके से इसने बख्तियार खिलजी ने बहुत सारा नुकसान किया देखा जाए तो हमारे ऐतिहासिक चीज़ों का। वह कौन सा पहला भारतीय राजा था जिसने मोहम्मद गौरी को हराया। मोहम्मद गौरी ना सिर्फ विजित हो रहा है बल्कि वो पराजय का भी इसको सामना करना पड़ा, तो हम लोगों ने बात ही कर लिया था। अजमेर का चौहान शासक, ये यहाँ देखिए पहला शासक पूछ रहा है, पराजय तो इनकी कई जगह होती है। अजमेर का चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय, कन्नौज का गढ़वाल शासक जयचंद्र, बंगाल का सेन शासक लक्ष्मण, वो तो भागी खड़ा होता है, गुजरात का सोलंकी शासक भीम द्वितीय। तो आंसर क्या हो गया, भीम द्वितीय। ठीक है, गुजरात सोलंकी वंश। फ्रेंड गुजरात को अहिलवाड़ कहा जाता था, अगर ये भी आ जाए कि अहिलवाड़, ध्यान रखिएगा अहिलवाड़ भी कहा जाता था गुजरात को, अहिलवाड़। और साथ ही सोलंकी फ्रेंड चालुक्य, गुजरात के चालुक्य भी अगर आ जाए तो गलत नहीं होगा, गुजरात के चालुक्य शासक भीम द्वितीय। फ्रेंड इन्होंने माउंट आबू के युद्ध में किसको पराजित किया था, 1178 में मोहम्मद गौरी को पराजित किया। माउंट आबू वाले क्षेत्र पे युद्ध हुआ था, माउंट आबू युद्ध कहलाता है। और इनकी माँ थी, ठीक है, जिन्होंने नायिका देवी ने इस युद्ध का पूरा नेतृत्व किया था, इनको पराजय करना। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय का विध्वंस किया, जस्ट अभी हम लोगों ने बात किया मोहम्मद गौरी का गुलाम जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को विध्वंस किया, बख्तियार खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। ये यूपी पे, ये देख लीजिए बिहार पीसीएस प्री 2016 में ये प्रश्न आया था, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बख्तियार खिलजी। ठीक है, बख्तियार खिलजी के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को भी जला डाला गया, विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी तहस नहस कर दिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। कथन और कारण दिया है, नीचे दो कथन दिए हैं जिनमें से कथन ए
है और दूसरा उसका कारण बताया गया है। तो बताइए, भारत पर तुर्की आक्रमण सफल रहा, कारण उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। देखिए फ्रेंड, ये आंसर क्या हो जाएगा, पहला कथन भी सही है और उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी, ये भी सही है। अगर राजनीतिक एकता होती फ्रेंड तो ये कोई भी आक्रमण सफल नहीं होता। फ्रेंड, ये वो दौर है जब भारत में आक्रमण हो रहा है 800 से लेकर ये जो 11वीं सदी का दौर है। इस समय जो एक तरीके से बहुत सारी क्षेत्रीय शक्तियाँ रहती हैं, लेकिन वो आपस में वो भी अपना क्षेत्र विस्तार कर रही होती है। फ्रेंड, देखा जाए अगर तराइन के युद्ध के समय गढ़वाल वंश के शासक जयचंद्र को पृथ्वीराज चौहान ने मदद मांगी थी, परंतु लेने से उन्होंने मना कर दिया क्योंकि उनके अपने आपस के बैर थे। ठीक है, उनकी पुत्री संयोगिता ने कहा जाता है कि विवाह कर लिया था, एक प्रेम विवाह था पृथ्वीराज चौहान तृतीय का। ठीक है, उनसे संयोगिता से जयचंद्र की पुत्री से एक तरीके से ये आपस में भी अपना साम्राज्य विस्तार कर रहे होते हैं, इसलिए आपस में ये क्या कर रहे होते हैं, संघर्ष कर रहे होते हैं। बहुत से लोगों ने मोहम्मद गौरी को साथ दिया था। ठीक है, भारत आक्रमण के दौरान। तो जब क्षेत्रीय शक्तियां जब कभी केंद्रीय शक्ति कमज़ोर होती है फ्रेंड, विभिन्न क्षेत्रीय शक्तियां आपस में संघर्ष कर रही होती हैं, तो ये विदेशी आक्रमणकारियों के लिए एक अनुकूल वातावरण होता है किसी की धरती पर आक्रमण करना। इसका देख लीजिए, अगर हम प्राचीन भारत में भी देखें फ्रेंड, जब ईरानियों का आक्रमण होता है तो उस समय भी कोई केंद्रीय सत्ता नहीं रहती है। फिर उसके बाद देखा जाए ईरानियों के बाद यूनानी आते हैं, सिकंदर के समय आक्रमण होता है। फिर उसके बाद देखा जाए तो मौर्य वंश की स्थापना होती है और एक मौर्य एक शक्तिशाली केंद्रीकृत सत्ता रहती है। उस दौरान कोई भी बाहरी आक्रमणकारी नहीं आते। इसी दौरान देखा जाए फिर आगे बढ़ते हैं तो मौर्योत्तर काल में विभिन्न शक्तियों का भारत में आगमन होता है, क्योंकि विभिन्न ये एक केंद्रीकृत सत्ता कमजोर हो चुकी है, विभिन्न क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हो रहा है भारत में। इसी क्रम में हम क्या देख रहे हैं कि हिंद एवं शासक आते हैं, बाहर से ही शक आते हैं, पार्थियन आते हैं, कुषाण जैसे शासकों का भारत में आगमन होता है, क्योंकि उनको एक अनुकूल परिस्थिति मिल रही है भारत की धरती पर आक्रमण करने के लिए। कोई भी केंद्रीय सत्ता नहीं है। फिर आप देखेंगे कि गुप्त काल में पुनः एक बार पूरे क्षेत्रों को संगठित करके पुनः एक बार केंद्रीकृत सत्ता की स्थापना की जाती है। उस दौरान भी कोई विदेशी आक्रमण भारत में नहीं हो रहा। पुनः गुप्तोत्तर काल में देखिए फ्रेंड, ये अरब का 7वीं शताब्दी का दौर देख रहे हैं, इस्लाम का उदय हो चुका है। विभिन्न आक्रमणकारी मुस्लिम आक्रमणकारियों के द्वारा भारत की धरती पर आक्रमण किया जा रहा है। कारण इस समय कोई भी ऐसी मजबूत शक्ति भारत की धरती पर नहीं है जो भारत के इन आक्रमणकारियों का सामना कर पाए। ठीक है फ्रेंड, तो ये हमारा कथन और कारण दोनों सही हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किससे एक सिक्के जारी करने के आदेश दिए जिन पर हिंदू देवी की आकृतियां अंकित थीं? तो ये आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, जस्ट हम लोगों ने जो बात किया वो था मोहम्मद गौरी। ठीक है, मोहम्मद गौरी के बारे में हम लोगों ने जस्ट बात कर लिया था। उसी प्रश्न को ये फिर से आ गया था जिसने दहली वाला नाम का सिक्का जारी किया था। 56 ग्रेन का सिक्का था, बाहर का सोने का सिक्का था, जिसके एक तरफ कलमा लिखा था और दूसरी तरफ क्या था, हिंदू देवी लक्ष्मी और नंदी की आकृति अंकित थी। चलिए आज का अंतिम प्रश्न देख लीजिए फ्रेंड। फिर आप कह रहे होंगे मैम तो मतलब बोलती हैं 35 क्वेश्चन और फिर 35 प्लस कर देती हैं, ऐसा ही आप लोग सोचते होंगे, लेकिन कोई बात नहीं फ्रेंड, बोनस मान लो, जितना प्रश्न लगाओगे आपके के लिए फ़ायदा है। ठीक है, तो हमारा प्रश्न क्या है, मोहम्मद गौरी की भारत विजय एवं नव स्थापित तुर्की सल्तनत के इतिहास का प्रत्यक्ष विवरण किस ग्रंथ से मिलता है? जो मोहम्मद गौरी ने भारत का विजय किया और उसके द्वारा नव स्थापित जो तुर्की सल्तनत का हमें प्रत्यक्ष विवरण किस ग्रंथ में मिलता है? चशनामा ने, किताबुल यामिनी ने, तबकात नासिरी ने, तारीख उल हिंद ने। तो बताइए किससे मिलता है हमें? तबकात नासिरी। ठीक है, तबकात नासिरी से हमें क्या मिलता है? जानकारी मिलती है मोहम्मद गौरी के भारत विजय और उसके द्वारा तुर्की सल्तनत की स्थापना। ठीक है, और ये किसके द्वारा लिखा गया था? ये लिखा गया था मिन्हाज उस सिराज के द्वारा तबकात नासिरी की रचना की गई थी। ठीक है, उस सिराज के द्वारा तबकात नासिरी की रचना की गई थी। चशनामा जिसके लेखक अज्ञात हैं, इनसे हमें क्या मिलता है? भारत पे अरबों के आक्रमण का जो प्रमाणिक स्रोत है वो चशनामा है। ठीक है, और फ्रेंड और भी कुछ पुस्तकें जैसे ध्यान रख लीजिए, ये लोग इनके बारे में हमें जान लेना चाहिए। जैसे हमने क्या बताया था कि गजनवी के समय में देखा जाए तो कौन कौन से थे, ये सारे विद्वान कौन कौन से हुआ करते थे, किसके दरबार में रहते थे, कौन भारत के यात्रा पर आया था, इन आक्रमणकारियों के साथ उसने क्या रचना की, कौन सी ग्रंथ, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। किस भाषा में था, उसका किसने अंग्रेजी में अनुवाद किया, उसका किसने हिंदी में अनुवाद किया, ये सारी चीज़ें प्रश्न यहाँ से डायरेक्ट बनते हैं, इसलिए आपको ये ध्यान होना चाहिए।
और एक प्रश्न और लगा लो, ठीक है, ये लास्ट है फ्रेंड, आई प्रॉमिस ये लास्ट है। तो ये रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित किस शिलालेख से हमें मिलती है? रेशम जो बुनकरों की हमें किससे मिलती है? ये मिलती है हमें दशपुर शिलालेख से, प्रयाग प्रशस्ति से, एरड़ अभिलेख से, या फिर हाथी गुम्फा अभिलेख से। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया फ्रेंड? दशपुर अभिलेख शिलालेख से हमें रेशम बुनकरों की श्रेणियों की जानकारी मिलती है। दशपुर शिलालेख को ही हम मंदसौर शिलालेख कहते हैं। ठीक है, मंदसौर शिलालेख कहते हैं, जो कि किसका है फ्रेंड? ये है गुप्त वंश का शासक कुमारगुप्त के शासनकाल से संबंधित है, और इसी से हमें कुमारगुप्त, ठीक है, कुमारगुप्त के शासनकाल से संबंधित है, और इसी से हमें रेशम बुनकरों की श्रेणियों की जानकारी मिलती है। प्रयाग प्रशस्ति से हमें गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त की प्रशस्तियाँ मिलती हैं, उनकी जानकारी मिलती है। कौन उसका रचयिता कौन था? हरिश्चंद्र। एरड़ अभिलेख फ्रेंड, एरड़ अभिलेख से हमें प्रथम सती प्रथा का हमें साक्ष्य मिलता है। गुप्त वंश के शासक थे, उनके द्वारा था, उनका नाम मुझे देखिए ध्यान नहीं आ रहा था, लेकिन उनका सेनापति था गोपराज। ठीक है, गोपराज की पत्नी ने युद्ध के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है, और गोपराज की पत्नी ने आत्महत्या कर ली थी। ठीक है, अरे सती हो गई थी। तो एरड़ शिलालेख से हमें सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य मिलता है। हाथी गुम्फा अभिलेख, ठीक है, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। ठीक है, तो ये हमने ये सारी चीज़ें आज देख लिया। तो फ्रेंड इस तरीके से हमारा आज का क्लास था। चलिए क्लास से जाते जाते एक चीज़ आपसे मैं पूछना चाहूँगी फ्रेंड, हमने सारे क्वेश्चंस को लगाया, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखा जाए, कमेंट बॉक्स में मुझे रिप्लाई ज़रूर करिएगा। ठीक है, ज़रूर से करिएगा, मैं सबके कमेंट देखती हूँ, और मैं देखती हूँ कि देखूँ कितना कौन जितना प्रभावशाली आंसर देता है। ये मेन से संबंधित प्रश्न है, हो सकता है प्रश्न आपका पूछ भी सकता है कि हम देख रहे हैं कि 712 में या फिर 7वीं शताब्दी में इस्लाम का उदय हो गया, और जब इस्लाम का उदय होता है तो बहुत तेज़ी से उसका विस्तार होता है। ठीक है, बहुत तेज़ी से अरब के क्षेत्र में, अफ्रीका के क्षेत्र में, यूरोप तक अपना विस्तार करता है। परंतु फ्रेंड हम क्या देख रहे हैं कि भारत में जो प्रथम मुस्लिम आक्रमण हो रहा है अरबों के द्वारा, 712 में प्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण हो रहा है, परंतु इस समय कोई सत्ता नहीं स्थापित हो रही धन का। लेकिन फ्रेंड भारत में सर्वप्रथम जो सत्ता स्थापित होती है मुस्लिमों के द्वारा, वो 1192 में हमें देखने को मिल रही है, तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद। 12 वर्ष लग गया, देखा जाए तो 12वीं शताब्दी में, यानी कि 5 वर्ष लग गए, 500 वर्ष लग गए। इस दौरान जो है भारत की धरती पर मुस्लिम सत्ता नहीं स्थापित हो पाई। तो हमें कारण जरूर बताइए कि वो कौन से कारण थे जो इतने समय तक इस मुस्लिम आक्रमणकारियों को इतना बड़ा संघर्ष करना पड़ा, 500 वर्षों तक युद्ध करना पड़ा, भारत की धरती पर अपनी सत्ता नहीं स्थापित कर पाए। तो बताइए फ्रेंड, कमेंट बॉक्स में ये आंसर जरूर बताइएगा, मेंस का भी ये प्रश्न बन सकता है। तो फ्रेंड इस तरीके से था आज का हमारा सेशन, जिसमें हम मुस्लिम आक्रमणकारियों के बारे में समझे, उनके संबंधी जितने भी प्रश्न थे उनको देखा। फिर मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।